गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इकोनॉमिक टाइम्स का जो है रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है हम कवर करेंगे और कुछ चीज़ों को जो है हम थोड़ा सा आज मैं कोशिश करूँगा एआई के माध्यम से एक किस तरीके से इसको थोड़ा सा इनोवेट कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सिस्टम। उसी के साथ साथ जो होमवर्क मैं आपको देता हूँ तो डेफिनेटली आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। सो आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स ट्रिमिंग एक्सपोजर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो ट्रिमिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाती है पब्लिक मार्केट से फॉर एग्जांपल जीसेक जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। बॉन्ड मार्केट में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल 25,000 करोड़ उठाना चाहता है, वहाँ पे कूपन रेट होता है और उसका ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा वाइटल होता है। इसलिए जितने भी सारे जो एस&पी है या गोल्डमैन सैक्स है, ये जितने भी घोड़े वाले कंपनी है, देसी कंपनी भी, एकरा भी है, क्रिसिल भी है, बट जो घोड़े वाले हैं तो घोड़े वाले जो है हमारे देश को जो है रेटिंग देते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जो है रेटिंग देते हैं। ए डबल बी, अलग अलग तरीके के रेटिंग होते हैं, वो आप जाकर चेक कर सकते हो। सो उसके बेसिस पे जो है आपका रिस्क एक्सपोजर, मतलब बेसिकली वो रेटिंग जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितना स्टेबल है, वो कितना रिस्क एक्सपोजर जो है, अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो उसमें आपका रिस्क एक्सपोजर क्या है। टिपिकली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं या जो बॉन्ड्स को परचेज करते हैं, वहाँ पे वो ये देखते हैं कि अगर मैं इसमें पैसा लगा दूँ तो मेरा पैसा जो है वो सेफ़ है या नहीं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पैसा लगाते हैं तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इन जनरल कि हाँ इंडिया का दुश्मन है, ये है वो ठीक है। जो भी हो सकता है वो मेरा कंसर्न नहीं है, बट मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूएस जो है, यूएस इकोनॉमी एज अ होल, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड सेल करती है क्योंकि उसको पैसा चाहिए होता है। म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड होता है, फिर आपका जो वहाँ का जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपना बॉन्ड निकालता है, तो फिर उसको चाइना परचेज़ करता है, जापान परचेज़ करता है, यूरोपियन जो फंड्स है वो परचेज़ करती है। तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये डिफ़ॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए आप देखोगे पूरा जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो कर्जे में भयानक तरीके से डूबा हुआ है, और एक एक इंडिविजुअल के ऊपर अगर आप कर्जा देखोगे आपका दिमाग जो है ख़राब हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि ऑन एन एवरेज हर एक बंद अमेरिकन जो है उसके ऊपर कितना कर्जा है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पे अमेरिका कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकता जब तक यूएस जो है एक ग्लोबल करेंसी है या स्टैंडर्ड आपका करेंसी है। जब वो आपका स्टैंडर्ड करेंसी से हट जाएगा उस दिन विद इन अ ईयर और सो आप देखोगे यूएस जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगा, एंड दैट विल बी अ टर्निंग पॉइंट। सो अगेन बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लोग तभी इन्वेस्ट करते हैं जब वहाँ पे आइदर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, दूसरा होता है कि आपका जो है स्टेबल गवर्नमेंट है या स्टेबल रेटिंग उसका है। और जैसे पाकिस्तान में है, बहुत ही टर्बुलेंट टाइम्स है, गवर्नमेंट आ रहा है जा रहा है, इकोनॉमिकली दे आर वेरी पुअर, उनका टैक्स कलेक्शन अच्छा नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो फिर वहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर वो निकालते हैं तो उसको परचेज़ करने के लिए, उसको लेने के लिए लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, आप हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दो क्योंकि हम जो है ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। इसलिए आपका जो हमारा देश में जो बोलते हैं ना बजट डेफिसिट हो गया, उसी के साथ साथ जो बजटिंग होता है हमारा जो आपका हर साल जो बजट होता है वहाँ पे आप देखना एक सिग्निफिकेंट सेक्टर है, सिग्निफिकेंट सेगमेंट जो होता है हमारे बजट का वो आपका डेट रिपेमेंट में जाता है। डेट रिपेमेंट और उसका जो इंटरेस्ट है उसको चुकाने में हमारा जो है पैसा चला जाता है। सो अगेन आप बोलोगे क्यों कर्जा क्यों लेना चाहिए, बट कर्जा लेते हैं क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ये सारी जो होती है सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। वो पैसा जो है टैक्स के माध्यम से, जैसे आपको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग तो टैक्स देते नहीं है, मैक्सिमम आई थिंक 5% लोग जो है टैक्स देते हैं। वो भी जो नौकरी करते हैं, जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं वही सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, बाकी लोग टिपिकली कोई टैक्स नहीं देते। लो इनकम ग्रुप तो एकदम ही टैक्स नहीं देता, रिच पीपल दे अवॉइड पेइंग टैक्स। इसलिए आप देखोगे अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, उनको 1 रुपये सैलरी मिलता है। 1 रुपये सैलरी में वो अंटिला में रहते हैं। कैसे रहते हैं आप, मुझे डेफिनेटली आपको ये जानना जरूरी है, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा। वो डिविडेंड के माध्यम से कमाते हैं। चाइना कट की इंटरेस्ट रेट टू सपोर्ट इकोनॉमी। सो अगेन आपको ये क्या समझ में आता है कि इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि टिपिकली जो पैसे का जो मूवमेंट होता है वो आपका आरबीआई टू एन एक्सटेंट या सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करता है। एक होता है प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी और एक होता है लेंडिंग। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आरबीआई जो है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इनको तो आपका लोन देना पड़ता है। इनका इनकम कहाँ से आता है, लोन बेच के आता है, पैसा बेच के आता है। लोन देने के बाद वो वहाँ से इंटरेस्ट कमाते हैं, इंटरेस्ट से जो है एनआईआई बोलते हैं उसको, नेट इंटरेस्ट इनकम, वहाँ से वो इनकम करते हैं। पर आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जितने भी जो बैंक्स हैं, अगर आरबीआई बोल देता है कि मैं आपको 0.5% में
जो है इंटरेस्ट रेट पे मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। आरबीआई आपको नहीं देगा, आरबीआई आईसीआईसी को देगा। आईसीआईसी क्या करेगा, अभी सोचिए कि अभी 8% 9% जो है रेट चल रहा है, 9.5% रेट चल रहा है। अगर उसको पैसा मिल रहा है 0.5% में, तो उसको चाहिए 3%, उसको फॉर एग्जांपल प्रॉफिट चाहिए 4% चाहिए, तो फिर वो 4.5% में आपको दे देगा, 5% में आपको दे देगा। वो आपसे 9% क्यों लेगा? ये इसलिए आपसे वो पैसा ले रहा है क्योंकि उसके पास जब वो किसी दूसरे से उधार लेके आपको बेचता है, तो फिर उसको वहाँ पे भी तो पैसा देना पड़ता है ना। अभी जैसे आपका आरबीआई का, आई एम प्रीटी मच मतलब अभी रेट मुझे ऊपर नीचे होता, आई थिंक 6.5% था। तो 6.5% अगर होता है, तो वहाँ से अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो अभी 3% 2.5% करके वो उसको सेल कर रहे हैं मार्केट में। और इससे क्या होता है कि जो पैसे का जो मूवमेंट है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट होता है। पैसे का मूवमेंट एज इन जो क्रेडिट का या डेबिट का, डेबिट नहीं बोलेगा, जो क्रेडिट का या डेट का जो मूवमेंट है मार्केट में, वो बहुत ही कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक घर चाहिए, 50 लाख का घर है, आपके पास 5 लाख रुपए है, बाकी पैसा आपके पास नहीं है, पर वो घर आप खरीदना चाहते हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ये ऑप्शन है कि फाइनेंस करना। फाइनेंस मतलब 45 लाख रुपए आपने फाइनेंस किया, 5 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट किया, फिर आपको लोन मिल गया। लोन आपने कितना लिया? 45 लाख रुपए का। बट वो 45 लाख रुपए अगर आप लेना चाहते हैं, वहाँ पे अगर आपका 15% इंटरेस्ट होता है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको वही चीज़ अगर मैं आपको 8% में देता हूँ, तो उसमें आपको कम पैसा देना पड़ेगा। मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो परचेजिंग कैपेसिटी है या पेइंग बैक कैपेसिटी है, वो इम्प्रूव होता है। सो इसी तरीके से चाइना में भी जो है वो इंटरनल कंजम्पशन भी कम हुआ है, फिर जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी श्रिंक हो रहा है, बिकॉज यूरोप इज़ गोइंग थ्रू रिसेशन। ऑस्ट्रेलिया जो ओशिनिया जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये सारे जो है इनका भी जो है आप बोल सकते हैं इकोनॉमी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली डिटेरियोरेट कर रहा है। और अमेरिका जो है समहाउ वो बचा, मतलब 0% के अबाउट वो डिफ्लेट नहीं कर रहा है, बट वो 0% में समहाउ सस्टेन कर रहा है, क्योंकि उसको सस्टेन करके रखा हुआ है आर्टिफिशियली, बिकॉज डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी है। सो चाइना सपोर्ट कैसे करेगा? चाइना सपोर्ट इस तरीके से करेगा, चाइना आईफोन बेच के या मोबाइल बेच के जो है अपनी इकोनॉमी नहीं चला सकते। इंडिया में से कहते हैं ना कि हम लोग ये करें वो करें, बहुत अच्छी बात है, बट इट्स अ ड्रॉप इन दी ओशन। सो चाइना कट्स की इंटरेस्ट रेट टू सपोर्ट इकोनॉमी। सो अगेन जो डंजो है, डंजो के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल्स में बहुत बात किया था। मार्कडाउन डिटोर स्लोज फ्रेश फंडिंग फॉर दिस शेयर होल्डर सीन एट ऑड्स ओवर क्वांटम ऑफ वैल्यूएशन कट स्टार्टअप टैप्स फैमिली ऑफिसेज। सो अगेन जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत ही अमेजिंग धंधा है, अगर आप इसको मास्टर कर सकते हैं। समथिंग विच आई विश आई कुड हैव डन और आई कुड डू, बट मेरे से ये नहीं होता है। बट एनीवे, इसमें ये होता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डंजो जो आप बोल रहे थे ना कि बैंकरप्ट होने वाला है, पैसा नहीं है, लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, वो फंड रेजिंग करने के लिए उसका जो सीईओ है या सीएफओ है, फाउंडर्स हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं। सो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स इसको हम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं देंगे या नहीं देना चाहते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी यहाँ पे ये हो जाता है कि इट्स मोर ऑफ अ टेक कंपनी। और यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वहाँ पे वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि ये जो कंपनी है, ये टेक्नोलॉजी इसका बहुत अच्छा है। और टेक्नोलॉजी जब भी आप इसको इन्वेंट करते हैं या इसको क्रिएट करते हैं, टेक्नोलॉजी कोई भी टेक्नोलॉजी, डजेंट रियली मैटर, उस टेक्नोलॉजी को मच्योर करने के लिए उसको डेटा चाहिए होता है, उसको यूसेज चाहिए होता है। ठीक है, जैसे आदमी जो होता है ना, एक्सपीरियंस से उसका वैल्यू बढ़ता है, उसी तरीके से कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका यूसेज अडेप्टेबिलिटी से जो है उसका वैल्यू बढ़ता है। जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, इवन फ्लिपकार्ट हो गया, लॉस मेकिंग कंपनी है। ओला जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, स्टिल इट इज सर्वाइविंग, 10 साल से ऊपर हो गया, बट वो सर्वाइव कैसे कर रहा है? सर्वाइव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो वैल्यू एडिशन वो करके दे रहा है, दैट इज क्वांटम, मतलब बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। बट यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि भाई ये कंपनी तो मेरा पूरा पैसा लेके डूब रहा है, बट यहाँ पे मुझे क्या फ़ायदा होगा? अभी यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि भाई मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ के वैल्यूएशन में मैंने इसमें पैसा लगाया था। अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई इसके पास डेटा बहुत सारा है, इसके पास यूसेज बहुत सारे हैं, यूज़र बहुत सारा है, इसके पास वो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, तगड़ा है, उसका सिस्टम बहुत तगड़ा है, मतलब सिस्टम अभी सेट हो चुका है। अभी क्या है कि मैं इस कंपनी को तोड़ना नहीं चाहता, इस कंपनी को मैं बैंकरप्ट नहीं करना चाहता, बट मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी फाउंडर्स के साथ आर्म ट्विस्टिंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी गेम हो जाता है आपका इक्विटी का, ओनरशिप का आपका गेम हो जाता है। इसलिए आप देखोगे आपका रिलायंस ने इसमें पैसा डाला हुआ था, बहुत सारे कंपनीज ने इसमें पैसा डाला हुआ था। अभी जो टिपिकल इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं टिपिकली, वो इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि मैं अभी जितना पैसा डालूंगा मतलब मेरा वेस्ट है, क्योंकि इवेंचुअली ये रिलायंस इसको टेक ओवर करने वाला है। रिलायंस इसको इवेंचुअली टेक ओवर करने वाला है। अभी जो उसका वैल्यूएशन है, अभी वो चाहते हैं कि आपका अगर कंपनी को मैं टेक ओवर करना चाहता हूँ, 50 करोड़ में वैल्यूएशन मैंने अगर इन्वेस्ट किया था, तो मुझे 50 करोड़ रुपये वैल्यूएशन में ही उसको परचेस करना पड़ेगा। और जो धंधा करने वाला आदमी है,
जो बिजनेस मानुष है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई 50 करोड़ के वैल्यूएशन में क्यों करूंगा, जब ये लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं क्या करूंगा कि मैं इसका वैल्यूएशन काटना शुरू करूंगा, वैल्यूएशन काटना शुरू करूंगा। कैसे आप वैल्यूएशन को रिड्यूस करोगे, जब आप फिर से फ्रेश राउंड ऑफ फंडिंग करोगे, वहां पे आप बोलोगे कि हम जो है 50 करोड़ के वैल्यूएशन में हमने लास्ट फंड रेस किया था, अभी जो है हम इसको 30 करोड़ के वैल्यूएशन में फंड रेस करना चाहते हैं, या मे बी 15 करोड़ के वैल्यूएशन में फंड रेस करना चाहते हैं, क्योंकि यू आर डेस्परेट फॉर मनी। इन्वेस्टर इज नॉट डेस्परेट फॉर यू, बट यू आर डेस्परेट फॉर मनी। इसलिए डेस्परेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आप ये समझ जाओगे तो ये गेम बहुत मजेदार हो जाएगा। यू नेवर हैव, आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो, लड़की ढूंढ रहे हो, पैसा ढूंढ रहे हो, कुछ भी ढूंढ रहे हो, इफ यू आर डेस्परेट पीपल विल एक्सप्लॉइट यू। वही चीज़ यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वैल्यूएशन कट डेफिनेटली होगा। वैल्यूएशन कट जब भी होगा तब यहाँ पे फंडिंग उठाएंगे, डेफिनेटली उठाएंगे, कंपनी बंद नहीं होगा। एंड इवेंचुअली फिर रिलायंस, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने लॉजिस्टिक्स आर्म में काम कर रहे हैं, जियो मार्ट को तैयार कर रहे हैं, हब एंड स्पोक मॉडल में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी मेट्रो का जो एसेट्स है उन्होंने परचेज कर लिया। अभी वो लोग क्या करेंगे, अभी बोलेंगे कि भाई आपका टेक्नोलॉजी हमारे काम का है, आपका टेक्नोलॉजी हम लोग खरीद लेंगे, आपका पूरा जो सिस्टम है, जिसको इसको हम कहते हैं एक्वी हायर, जिसको बोलते हैं एक्वायर एंड हायर द होल सिस्टम, मतलब मर्ज कर देंगे पूरे बिजनेस को। तो एक्वी हायर वाला सिस्टम की तरफ हम देख रहे हैं कि डंजो जा रहा है, और वहाँ पे वैल्यूएशन कटेगा, वीसी एक पैसा नहीं डालेगा, इसलिए फैमिली ऑफिस को पकड़ रहे हैं कि भाई रंजन पाए या जो भी है, कुछ तो पैसा डालो यार, कुछ तो पैसा डालो। वो देखेंगे कि भाई अंबानी इसको लेने वाला है, ऑलरेडी इसमें पैसा लगा के रखा हुआ है, तो मुझे इस मार्केट में घुस के फायदा नहीं है। वैल्यूएशन कट होगा, रिलायंस एक ऑफर देगा कि वी विल टेक ओवर द होल कंपनी, और फाउंडर्स को मे बी गो मैकेनिक जैसा ऐसा हो सकता है कि कुछ घपलाबाजी हुआ है। सो फिर वहाँ पे वो देखेंगे कि भाई रिलायंस ने पैसा डाला हुआ है, गूगल ने पैसा डाला हुआ है, ब्लूम वेंचर्स ने, कपिल विश्वास ने, जो फाउंडर सी है। सो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे कि फाउंडर्स को निकाल देंगे, इफ दे डू नॉट वांट द फाउंडर्स टू बी देयर इन द कंपनी। फाउंडर्स को रिमूव करेंगे, देन दे विल टेक ओवर द होल कंपनी, एक्वी हायर करके देन बिजनेस को शुरू करेंगे। बहुत ही मस्त चीज़ है। जब भी आप चीज़ों को समझते हैं ना, बहुत मज़ा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। वही चीज़ आपको देखने को मिला टाइटल में, बाय 350 करोड़ कैरेट लेन ईसॉप्स। ईसॉप्स का मतलब होता है एम्प्लॉई, क्या एक होता है, फुल फॉर्म होता है ईसॉप, आप मुझे बताइएगा। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, करेक्ट। सो ईसॉप्स क्यों देते हैं, ईसॉप्स का मतलब होता है कि जैसे कंपनी में आप काम करवा रहे हो किसी से, कोई बंदा है हाई प्रोफाइल काम कर रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो अभी आप चाहते हैं कि ये कंपनी छोड़ के ना जाए। और कम एम्प्लॉई जो होता है उसका, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो मोटिवेशन होता है, ये रिलेशन जो होता है, वो प्राइमरीली आपका मॉनिटरी होता है। बट आप अपने लेबर को सेल कर रहे हो, एम्प्लॉयर आपको उसी लेबर के लिए पैसा दे रहे हैं, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, मजे आ रहे हैं आपको। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि फिर आपको पैसा दे रहे हो तो आपका काम करवा लेगा। सो व्हाट इज़, फिर दूसरा कोई बिडर है, वो आपको आपके लेबर के लिए ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो फिर वहाँ पे आप चले जाओगे। ऐसे ही होता है काम। तो फिर अगर आप उस एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करते हो, आप उसको कंपनी का ओनरशिप देते हो। ओनरशिप कैसे देते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के माध्यम से। यानी आपका यहाँ पे अगर कोई सीईओ, सीएफओ, अच्छा एक बंदा सीनियर मैनेजर लेवल पे बहुत अच्छा काम करे, बहुत बढ़िया काम करे, तगड़ा काम करे, आप चाहते हो कि नहीं इसको कंपनी में रिटेन करना है, इसको पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, तो फिर आप उसको इंसेंटिवाइज करते हो। कैसे, ईसॉप के माध्यम से एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन उसको आप प्रोवाइड करते हो। यानी आपने बता दिया कि भाई आप जो हमारी कंपनी में काम करोगे, सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको यहाँ पे हम 10,000 शेयर दे देंगे कंपनी का, 500 शेयर देंगे हम आपको इस कंपनी का। वो 500 शेयर जो है, या 1,000 जो शेयर आपको मैंने दिए हैं, वो 5 साल बाद मैच्योर होने वाला है। मतलब 5 साल बाद आप इसको रिडीम कर सकते हो, यानी 5 साल बाद आप इसको सेल कर सकते हो। अभी आपको मैंने दिया है, आप अगर 5 साल के अंदर छोड़ देते हो कंपनी, तो फिर आप इसको सेल नहीं कर पाओगे, यानी वो बोनस जो आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से जो है बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अपनाए जाते हैं। और ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जब आप समझते हैं तो एम्प्लॉइज़ को रिटेन करना, होल्ड करना बहुत ही इजी चीज़ हो जाता है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पूल होल्ड्स 1.5% इन दी ज्वेलरी रिटेलर। और यहाँ पे क्योंकि वो कंप्लीट आपका टेक ओवर करना चाहते हैं कैरेट लेन का, तो फिर 350 करोड़ दे के यहाँ पे वो उसको परचेज कर लेंगे। यानी जो एम्प्लॉयज़ जिनके पास जो भी शेयर था, वो उनको अगर सेल आउट करते हैं, तो 350 करोड़ में से जो भी उनको मिलता है या होता है उसका स्टॉक का प्राइस, वो उनको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया। सो यहाँ पे पावर डिमांड हिट्स रिकॉर्ड हाइज इन अगस्त। सो मैक्सिमम डिमांड मेट एट 234 गीगावाट ऑन अगस्त 17, क्योंकि आपका बहुत जगह पे गर्मी भी बहुत भयानक लेवल पे था, इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। सो आपका कूलिंग अप्लायंसेस एंड इरिगेशन हैव बीन मेजर डिमांड कंट्रीब्यूशन एक्सपर्ट्स। चलिए, बहुत बढ़िया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आपका लिस्टिंग हुआ था, पर वो पहले दिन ही 5% लोअर सर्किट में लग गया। लोअर सर्किट में लगने के बाद मैं देख रहा था कल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, मतलब नियर अबाउट 70 करोड़ या 70 मिलियन था, या 70 मिलियन था, मतलब 7 करोड़ स्टॉक जो बेचने वाले थे, मतलब सेल ऑर्डर में लगा के रखा हुआ था, सेल ऑर्डर में जस्ट लोअर सर्किट में लगने के बाद। सो इट्स अमेजिंग, इट इज़ रियली रियली अमेजिंग, रियली रियली एक्साइटिंग टाइम्स। सो
आपका मैच्योर होगा, फिर आप चाहे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जाके थोड़ा सा इन्वेस्ट करके पैसा वहाँ पे उठा सकते हैं. So onion traders seek floor price for export duty. Fear some ports could take undue advantage in its absence. Export curves और wheat, rice, peas hurting देख सकते हैं आप. बहुत अच्छी बात है, बातचीत हो रहा है यहाँ पे, बट बातचीत कितना होगा, क्योंकि चाइना इंडिया को आना ही पड़ेगा. चाइना, इंडिया, रशिया. ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका. नॉट श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, या. तो यहाँ पे इनको आना ही पड़ेगा, मतलब आरआईसी को तो आना ही पड़ेगा, रशिया, इंडिया, चाइना को आना ही पड़ेगा, और उसके साथ गल्फ को भी आना पड़ेगा. तो फिर हम जाके क्यूमुलेटिवली हम इसको डॉलर का जो डोमिनेंस है ग्लोबल करेंसी का जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ देखने को मिल रहा है. सेंट्रल प्लान 12,000 करोड़ का ब्रह्मणी इनलैंड वाटरवे. सो 12,000 करोड़ यहाँ पे अगर डालते हैं ब्रह्मणी रिवर उड़ीसा टू मूव गुड्स टू 4 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऑफ पैरादीप एंड धमरा. सो यहाँ पे आपका जो है जितने भी वाटरवेज वाले कंपनीज है, सही. अब स्पेशल पर्पस व्हीकल बिटवीन कोल इंडिया. अच्छा. सो यहाँ पे बिडिंग में ये तो पैसा डालेंगे तो कुछ जो कंपनीज है जो इस डोमेन में काम करते हैं लॉजिस्टिक्स शिपिंग में, सो दे विल बी मेकिंग गुड मनी हेयर. म्यूचुअल फंड जो है अपने एक्सपेंस रेशियो को काट रहा है टू शेयर ऑफ इक्विटी टू बू कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स. सो इवन म्यूचुअल फंड्स आर गेटिंग, क्योंकि एसआईपी में तो बहुत धड़ल्ले से पैसा आ रहा था, ये तो रिपोर्ट आ रहा था. बट अगर एक्सपेंस रेशियो काट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने आज भी वीडियो बनाया था, पैसिव जो मैनेज्ड फंड्स में ज़्यादा पैसा आ रहा है, एक्टिव मैनेज फंड्स में जो है पैसा नहीं आ रहा है. एक्टिव मैनेज फंड में प्राइमरीली आपको ज़्यादा देना पड़ता है पैसा. रेगुलर प्लान में देखो आपका फ्रॉम 2.8%, 2.08%, वन मतलब हाफ कर दिया. बहुत बढ़िया. एक्सपेंस रेशियो काट रहे हैं, मतलब ये आपने जितने भी सारे जो है ये एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं. एक्टिवली मैनेज फंड्स में आपका ज़्यादा अगर होता है सो पीपल आर नॉट रियली इंटरेस्टेड, क्योंकि डायरेक्ट में इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा आता है. अफोर्डेबल हाउसिंग पुश. वर्ल्ड बैंक जो है आईआईएफएल को $100 million दे रहा है, लेंड कर रहा है. अबाउट 50% ऑफ द फंडिंग इज ईयरमार्क टू प्रमोट हाउसिंग फॉर वुमेन बोरोवर्स with the balance dedicated to financing green housing for buyers in this undeserved नहीं, underserved. जैसे आपको पता है वर्ल्ड बैंक जो है एक अमेरिकन कंपनी है, और हाँ ऑर्गेनाइजेशन है मुझे पता है, बट इट्स एन अमेरिकन कंपनी. और यहाँ पे वो डेट ट्रैप में गिरा के लोगों को जो है कंट्रोल करते हैं. सो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस बेसिस पे इनको पैसा दिया गया है. IFC प्रोवाइडेड द फंडिंग एट द ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ 8.3% रेट फॉर 6 years. बहुत अच्छी बात है, वो तो समझ गया, बट 8.36 इट्स वेरी 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 हाई. फिर ये कितने रेट में इसको बेचेंगे वो हमें देखना पड़ेगा. सो टिपिकली यहाँ पे अगर आप उन्होंने लेंड किया है, सो यहाँ पे कोई ना कोई एनसीडी का मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर का कोई ना कुछ तो होने वाला है. सो वी नीड टू लुक इनटू इट. अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होता है सो दे विल बी बेसिकली टेक गेटिंग ओनरशिप ऑफ द कंपनी आईएफएल का. सो ऐसे ही कंपनीज गवर्नमेंट जो है बिक जाते हैं. आप मुझे बताइए कि अभी कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है. सो या, सो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा आपका क्या राय है, और ये वॉर कब ख़त्म होगा, ख़त्म होने से भी कोई फ़ायदा है, नफ़ा नुकसान क्या है, मुझे बताइएगा. Promoters hike stake in Adani Enterprise by 2.2% by open market. बहुत कुछ मूवमेंट हो रहा है अडानी का, तो ठीक है. अडानी में जैसे मैंने वही किया ना, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल में डाला हुआ है पैसा, उसमें पकड़ा हुआ है. सो अभी देखना है कि कितना वहाँ पे रिटर्न हम लोग उठा सकते हैं. अडानी एंटरप्राइज ठीक है, देख सकते हैं. टेलीकॉम एजिया एनुअल ग्रोथ रेट ग्रोस 2.5% इन Q4 टैरिफ. ठीक है, वो मच्योर हो गया. टेलीकॉम मार्केट अभी मच्योर है 5G आने से भी. ठीक है, अर्बन मार्केट में काम कर रहा है बट मच्योर हो गया. सो टिपिकली देयर आर टू प्लेयर्स and two small players. Two big players are Jio, Airtel. Small players are Vodafone and BSNL. Yes, BSNL भी है भाई. Welspun Infra Arm buys 50% stake in Michigan Engineers. So हमें यहाँ पे ये देखना है कि Welspun is also doing really well as a group. Syntax को उन्होंने परचेज किया, बहुत ही तगड़ा ये लोग काम कर रहे हैं, डेट उठा रहे हैं अच्छे से. सो वी नीड टू लुक इनटू दिस बिकॉज ये भी एक अपकमिंग ग्रुप है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेदांता, अडानी, रिलायंस, इस तरीके से वेल्सपन भी एक बहुत ही तगड़ा ग्रुप बन के उभर रहा है. सो क्या, वेरी इंटरेस्टिंग.
IT mid cap set to keep hiring momentum going in near term. So yeah, हायर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. लेट्स सी. सो दैट्स अबाउट इट. जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने तो कवर कर दिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. टेक केयर, बाय बाय. जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.